हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर पाथ फाइंडर क्लासेस। मैं जितेंद्र कुमार गुप्ता आज आपके सामने सीटेट का इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ। लर्निंग क्या है? लर्निंग यानी अधिगम के बारे में पढ़ते हैं। अधिगम क्या है, उसके प्रकार पढ़ेंगे, है ना, प्रोसेस पढ़ेंगे, सारा कुछ देखेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक भी, पॉइंट भी देखेंगे। अगर मेरे योर पाथ फाइंडर क्लास ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं तो इस नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, या फिर यहाँ एड्रेस पे आ सकते हैं, भाभा कॉन्वेंट स्कूल के सामने, पुरानी थाना रोड, ओबरा, औरंगाबाद, बिहार। यहाँ पे फिलहाल यहाँ पर सीटेट का बैच चल रहा है, 2 बैच चल रहा है। वहीं पे बीपीएससी और बिहार एसएससी को लेकर जीके स्पेशल क्लास चलता है और एसएससी जीडी का बैच स्टार्ट हुआ है, जिसमें फुल सिलेबस से पूरी तैयारी के साथ कराया जाएगा। वहीं फाउंडेशन कोर्स की बात किया जाए तो 7, 8, 9, 10 ऑल सब्जेक्ट का तैयारी कराया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें इस कोर्स में पैसा नहीं लगता है। अगर पढ़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर ऑफिस में आकर मिल सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन, स्टार्ट करते हैं अधिगम। तथा इस प्रकार वीडियो को आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए देखते हैं अधिगम क्या कहता है। अधिगम क्या है? अधिगम एक जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। अधिगम न रुकने वाली प्रक्रिया है। अधिगम कभी नहीं रुकता है ना। यानी प्रत्येक परिस्थिति में सीखता है मनुष्य, अपने व्यवहार में परिवर्तन लाता है या सीखना कहलाता है। यानी हम कह सकते हैं परिस्थिति के अनुसार जब व्यवहार में परिवर्तन लाना मनुष्य यानी बच्चा सीख जाता है, उसी को अधिगम कहते हैं। उसी को कह सकते हैं कि बच्चा क्या है, लर्निंग यानी सीख रहा है। आइए देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या रहा है लर्निंग को लेकर एग्जाम के व्यू से देखते हैं। सीखना क्या है? एक अनुकूलन प्रक्रिया। क्या है? अनुकूलन प्रक्रिया है, एडेप्टेशन है। सीखना क्या है? सार्वभौमिक प्रक्रिया है। सीखना क्या है? व्यवहार में परिवर्तन लाना ही सीखना कहलाता है। सीखना एक मानसिक मेंटल प्रोसेस है। क्या है? मेंटल प्रोसेस है। जब सीखना आदमी बंद कर देता है तो मनुष्य का मेंटल प्रक्रिया यानी मेंटल प्रोसेस क्या हो जाता है, डेवलप होना बंद हो जाता है। इसीलिए मनुष्य क्या होता है, हमेशा सीखते रहता है और मेंटल प्रोसेस आपका डेवलप होते रहता है। स्कूल में अधिगम में परिवेश से सहभागिता द्वारा कौशलों और ज्ञान का अर्जन पर अधिक बल देना चाहिए। सार्थक अधिगम मीनिंगफुल लर्निंग में एक समस्या तथा विविध तरीके से विचार करने के लिए प्रोत्साहित इंकरेजिंग करना चाहिए। और अधिगम अधिक सार्थक और प्रभावशाली होता है अगर यह मुक्तः स्वनिर्देशित हो, यानी सेल्फ डायरेक्टेड हो। यानी प्रारंभिक कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए करके सीखता है। क्या है? लर्निंग बाय डूइंग पर फोर्स देता है। किस पे देता है? लर्निंग बाय डूइंग पर ज़्यादा फोर्स दिया जाता है। यानी बच्चा जो है, बच्चा को सिखाया जाता है कि बच्चा खुद करके सीखना चाहिए। यानी लर्निंग बाय डूइंग पर फोर्स दृष्टिकोण बेहतर रहता है। अधिगम के लिए विद्यालय में सामाजिक अवसरों की भागीदारी होनी चाहिए। सोशल एक्टिविटीज इसीलिए कराया जाता है स्कूल में कि बच्चा जो है सामाजिक प्रक्रिया को समझ पाए, सामाजिक स्थिति को समझ पाए, सामाजिक से कैसे सीखा जाता है, कैसे रहा जाता है समाज में, किस प्रकार लैंग्वेज यूज किया जाता है ना, वो सारा चीज़ बच्चा सीखता है सोशल एक्टिविटीज से। अधिगम में मुख्य रूप से सामाजिक क्रिया है। अधिगम क्या है? मुख्य रूप से सामाजिक क्रिया है। आगे क्या है? अधिगम प्रभाव। अधिगम के लिए विद्यार्थी को सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता होना है। क्या होना चाहिए? सक्रिय भागीदारी की व्यवस्था होनी चाहिए। जब बच्चा सक्रिय नहीं रहेगा तो सीखेगा कैसे? इसलिए अधिगम को प्रभावशाली बनाने के लिए बच्चा को यानी शिक्षार्थी को सक्रिय रहना बहुत आवश्यक है। सार्थक अधिगम यानी मीनिंगफुल लर्निंग में विश्लेषण, समालोचनात्मक सोच और समस्या समाधान यानी एनालिसिस, क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रक्रिया द्वारा शामिल किया जाता है। इसी से बच्चा सीखने की आगे प्रोसेस में बढ़ता है। आगे पढ़ते हैं अधिगम वक्र। अधिगम वक्र क्या है? बच्चा किस ग्राफ से सीखता है उसके बारे में पढ़ते हैं। अधिगम वक्र के बारे में, जब अधिगम की मात्रा, प्रभाव और क्षमता आदि को किसी माध्यम, ग्राफ यानी रेख द्वारा प्रदर्शित किया जाता है तो अधिगम वक्र कहलाता है। क्या कहलाता है? अधिगम वक्र कहलाता है। इसमें अधिगम की न्यूनतम, अधिकता और शून्य स्थिति को भी व्यक्त किया जाता है कि बच्चा कितना सीख रहा है, कितना कम सीख रहा है या नहीं सीख रहा है, उसके बारे में अधिगम चक्र में दर्शाया जाता है। अधिगम चक्र 4 प्रकार के होती हैं। पहला है सरल रेखीय वक्र।
स्ट्रेट लाइन कर्व है, इसमें क्या होता है, इसमें सीखने की गति एक समान रहती है, यानी बच्चा जो होता है एक समान गति से सीखता है, उसे सरल रेखीय वक्र कहते हैं। क्या कहते हैं? सरल रेखीय वक्र कहते हैं। नेक्स्ट आगे है उन्नोत्तर वक्र, इवैल्यूएशन कर्व। इसमें सीखने की गति शुरू में तेज हो जाती है। क्या हो जाती है? तेज हो जाती है, और उच्च बिंदु तक पहुंचने के बाद सीखने की गति धीमी शुरू हो जाती है। यानी कहने का मतलब है कि बच्चा जब शुरू में था तो उसमें गति तेजी से सीखता था। क्या करता था? यही है, तेजी से सीखता है। फिर क्या होता है, बच्चा धीरे धीरे धीमी गति से सीखना प्रारंभ कर देता है। नतोदर विधि में देखते हैं, नतोदर विधि में क्या है? नतोदर विधि में है कि इसमें जो है बच्चा सीखने की धीमी गति होती है और बाद में धीरे धीरे गति से बच्चा तेजी से शुरू हो जाता है सीखने की प्रोसेस, और वह उच्चतम अवस्था तक पहुंचता है। यानी ग्राफ जब बनेगा उसका इस टाइप का बनेगा। शुरू में क्या था, वह धीमी गति से सीख रहा था, फिर वह उसके सीखने की प्रोसेस हाई हो गया, यानी तेजी गति से सीखने के लिए अग्रसर हो गया। आगे है मिश्रित अधिगम। मिश्रित अधिगम क्या है? मिश्रित अधिगम, इसमें शुरू में अधिगम की गति तेज तथा धीमी और अंत में अधिगम की गति तेज और धीमी दोनों तरह की हो सकती है। यह वक्र उन्नोत्तर और नतोदर मिला जुला होता है। यानी इसका ग्राफ देखने को मिलता है, इस टाइप का होगा। इस ग्राफ में नतोदर और उन्नोत्तर दोनों मिश्रित है, इसीलिए मिश्रित अधिगम कहलाता है। अब पढ़ेंगे हम लोग आगे। अगला टॉपिक है अधिगम के प्रकार, पठार। अधिगम के पठार यानी लर्निंग प्लेटू क्या कहलाता है, आइए देखते हैं। लर्निंग प्लेटू आ जाए तो समझना मुश्किल हो जाएगा। यह देखते हैं क्या है। इसमें क्या है, सीखने की गति रुक जाती है। लर्निंग पठार में सीखने की गति रुक जाती है, यानी उसमें न तो उन्नति होती है और न ही अवनति होती है। यानी नहीं आप आगे बढ़ते हैं न पीछे बढ़ते हैं। इस अधिगम पठार को अधिगम की गति 0 माना जाता है, यानी अधिगम यहाँ शून्य हो जाता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि अधिगम शून्य कहाँ होता है, तो अधिगम पठार में होती है। अब पढ़ते हैं हम। अधिगम आपका लर्निंग लगभग खत्म हो गया है। अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे शिक्षण के स्तर, लेवल ऑफ टीचिंग, कैसे आप टीचिंग कराएंगे, है ना, उसके बारे में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार वीडियो आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे हैं शिक्षण में शिक्षक के स्तर। शिक्षण के स्तर क्या है? पहला है 3 स्तरों में बांट दिया गया लेवल ऑफ टीचिंग को। पहला है मेमोरी लेवल। मेमोरी लेवल क्या है? स्मृति स्तर। इनमें हर्बर्ट ने दिया था। क्वेश्चन पूछेगा कि स्मृति लेवल किसने दिया था? हर्बर्ट महोदय ने दिया था। इस स्तर में बच्चे रटने पर बल देते हैं। किस पे देते हैं? रटने पर ज़्यादा जोर देते हैं। और इसमें अधिगम प्रक्रिया सबसे निचला स्तर है। जब बच्चा को रटना पड़ जाए तो अधिगम की सबसे निचला प्रोसेस आ जाता है, सबसे निचला स्तर आ जाती है। बच्चों को रटन प्रणाली के मुक्त कर देना, यही तो एनसीएफ 2005 का मोटिव रहा है। आगे देखते हैं। यह शिक्षण प्रक्रिया सबसे निचला स्तर है, रटना। इस स्तर में शिक्षण अधिगम का उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्त करना है और छोटी कक्षाओं के लिए उपयोग होता है, मेमोरी लेवल। आगे पढ़ते हैं दूसरा समझ बोध स्तर, अंडरस्टैंडिंग लेवल। अंडरस्टैंडिंग लेवल के बारे में पढ़ते हैं तो अंडरस्टैंडिंग में क्या है? अंडरस्टैंडिंग में है, यह मोरिसन ने दिया था। किसने दिया था? मोरिसन ने दिया था अंडरस्टैंडिंग लेवल। और मेमोरी स्तर दिए थे हर्बर्ट महोदय ने। मोरिसन ने अंडरस्टैंडिंग लेवल दिया था। क्या है इसमें? यह स्तर स्मृति स्तर पर कुछ ऊंचा होता है। इस तरह के रटने के बजाय ज्ञान को अच्छी तरह से समझने पर बल दिया जाता है। यानी कहता है कि इस स्तर में बच्चा रटने के बजाय क्या करे? ज्ञान को अच्छी तरह से समझने पर बल दे, अंडरस्टैंडिंग पर बल दे। और इस स्तर में बच्चे को ज्ञान दिया जाता है। यह नियम और सिद्धांत बताए जाते हैं किए जाते हैं ताकि बच्चा क्या हो? व्यवहारिक प्रयोग भी कर सके, है ना। करके सीखने पर क्या होता है? जब आदमी करेगा नहीं तो सीखेगा कैसे? तो वही तो अंडरस्टैंडिंग है। यानी बच्चा इस पर करके किया जाता है, सीखा जाता है। अब पढ़ेंगे अगला चिंतन स्तर, थिंकिंग प्रोसेस पे पढ़ते हैं, थिंकिंग लेवल पर पढ़ते हैं।
आगे है थिंकिंग लेवल क्या है, आइए देखते हैं। इसमें है चिंतन लेवल, यह शिक्षण अधिगम का सबसे ऊंचा स्तर है। थिंकिंग, बच्चा सोचने के लिए मजबूर हो जाए, समझना कि वो चिंतन लेवल पर काम कर रहा है, वो शिक्षण में अधिगम में सबसे ऊंचा स्तर है। इस स्तर में बच्चों को अपनी मानसिक शक्तियों के विकास पूर्ण अवसर प्राप्त करता है और इसमें बच्चों को विभिन्न नियमों और सिद्धांतों आदि की जानकारी देती है। यह उन्हें स्वतंत्र रूप से इस पर चिंतन करने के लिए, निष्कर्ष निकालने के लिए अवसर प्रदान करता है। आइए देखते हैं आगे क्या है। अब पढ़ेंगे हम लोग, उस शिक्षण विधि हो गया, अब पढ़ेंगे हम लोग माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग कराया जाता है जब आप बीएड या डीएलएड कर रहे होंगे, उस समय माइक्रो टीचिंग की ट्रेनिंग दिया जाता होगा कॉलेज में, जब आप ट्रेनिंग के पहले ये सब काम किया जाता है। आइए देखते हैं सूक्ष्म शिक्षण क्या है। सूक्ष्म शिक्षण का छोटा सा रूप है, यह शिक्षण का छोटा सा रूप है सूक्ष्म, जिसमें क्लास में शिक्षण क्रिया सूक्ष्म रूप से प्राप्त किया जाता है। यह सूक्ष्म क्रिया विकास एलन महोदय ने दिया था, यानी माइक्रो टीचिंग किसने दिया था, एलन महोदय ने दिया था। सूक्ष्म शिक्षण से कम समय में अधिक दक्षता प्रदान करता है, इफिशिएंसी प्रदान करता है। आगे है सूक्ष्म शिक्षण से शिक्षक के कौशल का विकास किया जाता है। श्यामपट्ट कौशल, पुनर्बलन कौशल, प्रश्न प्रवाह कौशल, ये सब का विकास किया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया देखते हैं क्या क्या रहा है। पहला है पाठ योजना, यानी प्लानिंग करना, है ना, प्लानिंग करता है, फिर टीचिंग करता है, फिर फीडबैक प्राप्त किया जाता है, फिर री प्लानिंग देता है, फिर रीटीचिंग करता है, फिर फीडबैक देता है ना। तो ये सब ही माइक्रो टीचिंग का साइकिल है, प्रक्रिया है। क्या क्या रहा है आइए देखते हैं। पाठ योजना, पहला प्लानिंग, इसमें टीचर पहले पाठ योजना को निर्माण करता है। दूसरा है कक्षा शिक्षण, यानी पाठ योजना बनाने के बाद टीचर क्लास में जाकर पढ़ाएगा, शिक्षण कराएगा। करवाने के लिए उन्होंने 6 मिनट का समय रिजर्व होता है। शिक्षण कराने के लिए 6 मिनट का साइकिल दिया गया है, टाइम दिया गया है। अब फीडबैक यानी पुष्टि के फीडबैक देने के लिए 6 मिनट हैं। वहीं पुनः पाठ योजना में 12 मिनट लग गया और पुनः शिक्षण में 6 मिनट लग गया। यानी कुल हमको टाइम कितना लग गया, माइक्रो टीचिंग करने में 36 मिनट का टाइम लग गया। कितना का लग गया, 36 मिनट का टाइम लग गया। अब पढ़ेंगे हम लोग अधिगम स्थानांतरण, यानी ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। अधिगम को कैसे ट्रांसफ़र किया जाए उसके बारे में पढ़ते हैं। जब कोई सीखा हुआ कौशल काम दूसरे सीखने के कौशल काम को प्रभावित करता है तो उसे सीखने के स्थानांतरण कहते हैं। जैसे ट्रक चलाने में सीखा गया कौशल कार चलाने की प्रक्रिया में प्रभावित होती है ना, इसको सीखने की कौशल को स्थानांतरण किया जाता है, ट्रांसफ़र कहा जाता है। जैसे कोई ड्राइवर है, ट्रक चलाना सीख गया, जब वह ट्रक चलाते चलाते अनुभवी हो गया, वो सोचा कि चलते अब कार चलाने सीखते हैं, कार भी चलाना सीख गया। यही होता है कौशल का ट्रांसफ़र, यानी अधिगम का ट्रांसफ़र। अब पढ़ेंगे स्थानांतरण के प्रकार क्या क्या रहा है। स्थानांतरण के प्रकार देखने को मिलता है, धनात्मक मिलता है। धनात्मक में क्या रहता है, धनात्मक स्थानांतरण पूर्ण ज्ञान, अनुभव और प्रशिक्षण नई बातों को सिखाने में सहायक प्रदान करता है, वही धनात्मक स्थानांतरण है। आगे है किसी भी कार्य को करने का दान, ज्ञान, योग्यता और अनुभव जब अन्य कार्यों को करने में सहायक होता है तब इसे सीखने का धनात्मक स्थानांतरण कहा माना जाता है। जैसे हिंदी भाषा का ज्ञान संस्कृत भाषा में सीखने में प्रदान करने के कारण धनात्मक स्थानांतरण कहलाता है। अब देखते हैं ऋणात्मक स्थानांतरण। ऋणात्मक स्थानांतरण क्या है, किसी कार्य को करने का ज्ञान, योग्यता और अनुभव जब एक दूसरे को कार्य करने में घातक होती है तो उसे ये ऋणात्मक स्थानांतरण कहलाता है। जैसे तेज चलने का अभ्यास, दिल की बीमारी में स्थिति, चिकित्सक की सलाह के बावजूद धीमी चलने में बाधा होता है, इसे ऋणात्मक स्थानांतरण कहते हैं। यानी जैसे डॉक्टर बोल रहा है उससे नहीं चल रहे हैं तो वो ऋणात्मक हो गया। आगे शून्य स्थानांतरण। शून्य स्थानांतरण क्या है, सीखने की प्रक्रिया में जब पूर्ण अनुभव ना हो तो सहायक होता है,
ना ही बाधक होता है, तो वहाँ पर अधिगम शून्य माना जाता है। अब है एक है क्षैतिज स्थानांतरण क्या है। जब किसी स्तर में अर्जित ज्ञान, अनुभव और प्रशिक्षण का उपयोग व्यक्ति के दोबारा उसी प्रकार के लगभग समान स्थिति में होती है, तब इसने सीखने की क्षैतिज स्थानांतरण कहलाता है। गणित में जोड़ घटाव के प्रश्न को हल करने का अभ्यास उसी तरह के विज्ञान में अन्य प्रश्नों को हल करने का काम में आता है। अब देखते हैं अधिगम अक्षमता, लर्निंग डिसेबिलिटी, यानी जब लर्निंग में कुछ बाधा आ जाता है, क्या क्या बाधा आता है वही पढ़ते हैं। सीखने की क्षमता का योग्यता में कमी को अधिगम अक्षमता कहलाता है। यह चर यानी वेरिएबल स्टेज होती है। क्या क्या है आइए देखते हैं। पहला है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया क्या है? पढ़ने से संबंधित कठिनाई जब होती है, जब पढ़ने में कठिनाई होती है उसे डिसलेक्सिया कहते हैं। डिस्ग्राफिया, डिस्ग्राफिया क्या है? लिखने से संबंधित है। जब लिखने में आपकी कोई परेशानी हो रही है, कोई कठिनाई हो रही है, तो उसे डिस्ग्राफिया से आप ग्रसित हैं। डिसकैल्कुलिया, डिसकैल्कुलिया गणित संबंधित समस्या को दर्शाता है। जब गणित में कोई आपको परेशानी है, कठिनाई है, आप डिसकैल्कुलिया से ग्रसित है। आप पता है डिसमार्फिया, मार्फिया क्या है? भ्रम वाली स्थिति है ना, भ्रम में आप हैं तो मार्फिया हो गया। अब आता है डिस्फेजिया। डिस्फेजिया क्या? बोलने से संबंधित है। बोलने में कोई कठिनाई होती है तो डिस्फेजिया हो जाता है। डिस्पायरेक्सिया या शरीर कौशल संबंधी विकार है ना, डिस्पैरेक्सिया। आइए देखते हैं आगे। अगला है एक ADHD। ADHD क्या है? अटेंशन डिफिशिएंट हाइपरएक्टिव डिसऑर्डर। इसमें बच्चा एक चीज पर केंद्रित नहीं रहता है, नहीं कर पाता है, उसे हाइपर एक्टिव कहते हैं। जब बच्चा एक चीज पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है तो उसे हाइपर एक्टिव से ग्रसित है। अब है स्वलीनता यानी आत्मकेंद्रण, ऑटिज्म। आत्मकेंद्रण क्या है? दोहराव, रिपीटेटिव और बार बार किए जाने वाले व्यवहार, बिहेवियर ऑटिज्म कहलाता है। यानी दिव्यांगता सामाजिक संसार और सोशल कम्युनिकेशन में चुनौती का कारण ही यह भी एक प्रकार का बीमारी है। अब है RPWD एक्ट 2016। RPW एक्ट 1995 के स्थान पर PWD एक्ट 2016 लाया गया। इस PWD एक्ट 2016 में एक्ट 1995 के मौजूदा विकलांग के 7 प्रकार से बढ़ाकर 21 प्रकार की विकलांगता कर दी गई है। सुनिश्चित कर दिया गया है कि केंद्र सरकार के पास विकलांगता के प्रकार जोड़ने की शक्ति भी होती है। आगे हैं, लास्ट है क्या है? इसके द्वारा सुझाई गई युक्तियां क्या है? जीवन में सभी क्षेत्रों में समानता और भेदभाव, स्कूल जाने वाले बच्चों को हर साल सर्वे कराना, बुक TLM उपलब्ध कराना, है ना, ये सब क्या है? इसके द्वारा सुझाव दिया गया है। अब है गामक प्रतिक्रिया, लोकोमोटर डिसेबिलिटी क्या है? अंतिम है गामक अक्षमता। यह क्षमता शारीरिक अक्षमता यानी मसल्स का सही तरीके से नहीं चलना, या चलना कूदना, हाथ कोई वस्तु ना पकड़ पाना, यह गामक और गतिमान अक्षमता का लक्षण है। इसी प्रकार वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।